ओके। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने वेब इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करना है। सो इसमें हम ES6 प्लस फाउंडेशन, बेसिकली ES6 बेसिकली क्या है हम ये पढ़ेंगे इसमें। और इसके कंटेंट्स होंगे व्हाट इज ES6, लेट, कॉन्स्ट एंड होस्टिंग, एरो फंक्शंस एंड टेम्पलेट लिटरल्स, डीस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड एंड रेस्ट और मॉड्यूल। बेसिकली ये वो हैं जो जावास्क्रिप्ट के लेटेस्ट वर्जन में नए फीचर्स आए हैं, हम ये जस्ट डिस्कस करेंगे। क्योंकि एज्यूम ये किया जा रहा है कि आपने पिछले कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए होंगे जावास्क्रिप्ट के। सो E6 बेसिकली ये इट स्टैंड्स फॉर ECMA स्क्रिप्ट 2015, और ये बेसिकली 6th मेजर वर्जन है जावास्क्रिप्ट का। सो ECMA जो है बेसिकली एक इदारा है जो कि जावास्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड्स बनाता है और डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बनाता है। सो इस रिलीज में बेसिकली बहुत से पावरफुल फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिससे जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो और ज़्यादा क्लीन, मॉडर्न और मोर सुटेबल फॉर लार्ज एप्लीकेशंस है। यानी ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो गया है, इसको पढ़ना और समझना आसान हो गया है, इसको लिखने का तरीका उन्होंने इसमें काफ़ी शॉर्टकट्स दे दी हैं कि जो पहले एक बड़ा कोड लिखना पड़ता था, अब आपको इतना ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता। सो ECMA स्क्रिप्ट बेसिकली क्या है? ये ऑफिशियल स्टैंडर्ड है जावास्क्रिप्ट का, और जावास्क्रिप्ट जिसे हम कहते हैं वो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन है इस स्टैंडर्ड की। ठीक है, तो सो ES6 जो है एक बड़ी अपग्रेड है, तो इसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं, कौन से नए फीचर्स आए हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा लेट, कॉन्स्ट और होस्टिंग। ये तीन चीजें क्या होती हैं, इसका पर्पस क्या होगा, कि ये मॉडर्न वेरिएबल डिक्लेरेशन का हम स्टाइल अब देखेंगे। इससे पहले हम वार का कीवर्ड यूज करते थे, जो कि इट स्टैंड्स फॉर वेरिएंट। जैसे C++ में हम इंटीजर n लिखते थे या हम फ्लोट यूज करते थे, हमें टाइप बतानी पड़ती है ना, और उसके बाद वेरिएबल का नाम कोई भी हो, यहाँ पे उसकी वैल्यू देनी पड़ती है। लेकिन जब हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में, तो हम जस्ट हमें वेरिएंट लिखना पड़ता है, वार लिखना पड़ता है, और फिर वेरिएबल का नाम और वैल्यू। इसी तरह वार वेरिएबल का नाम और वैल्यू, तो वो वैल्यू से बेसिकली अंदाजा लगा लेता है कि इसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ये स्मार्ट लैंग्वेज है। तो ES6 से, इस अपग्रेड से पहले हमारे पास जस्ट वार था, वार x = 10। सो ES6 में क्या इंट्रोड्यूस हुआ, दो कीवर्ड इंट्रोड्यूस हुए। जैसे पहले था ना वार x = 10, अब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया लेट, लेट x = 10, या दूसरा कीवर्ड इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्ट, कॉन्स्ट x = 10। इनमें क्या फर्क है वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि जो वार है इसमें ये फंक्शन स्कोप इसका होता है। स्कोप क्या होता है, अब इसको हम प्रैक्टिकली थोड़ा देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम अगर पहले तो इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। जी, तो हम लिखते हैं console.log, ये जावास्क्रिप्ट में आउटपुट फंक्शन है। इसको रन करके देखते हैं। जब रन करेंगे तो नीचे देखिए कंसोल में यहाँ पे आउटपुट शो होगी। तो ये देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गई, हेलो वर्ल्ड। इसको भी थोड़ा बड़ा कर सकते हैं अगर, नहीं। ओके, तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाना है, var x = 10। अच्छा, अब इसका स्कोप क्या होगा। स्कोप आमतौर पे हम इसको बोलते हैं, जो ब्रैकेट्स होती है ना, दो ब्रैकेट्स, इनको हम स्कोप कहते हैं। ये ब्रैकेट्स किसकी होती हैं, फंक्शन की भी हो सकती हैं, ये किसी इफ एल्स स्टेटमेंट की भी हो सकती हैं, या फॉर लूप की हो सकती हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक हमने वेरिएबल बनाया है जो var x एक फंक्शन के अंदर है, और एक बनाया है जो इफ के अंदर है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लॉग एक्स
ये प्रिंट करूं और यहाँ पे है मैं y प्रिंट कर देता हूँ। इसको जब रन करेंगे हम तो ये दोनों वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। अच्छा हाँ, 10 क्यों नहीं प्रिंट की उसने, क्योंकि हमने फंक्शन कॉल नहीं किया। कॉल करेंगे तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। इसको हम फंक्शन की बजाय इफ में ही डाल देते हैं, अभी दोनों वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। सो बेसिकली जब हम एक वेरिएबल बनाते हैं और उस स्कोप से बाहर उसको प्रिंट करते हैं, अभी देखिए स्कोप खत्म हो चुका है इसका, एक्स का, इस स्कोप से बाहर इसको हम प्रिंट कर रहे हैं। तो जब इसको रन करते हैं, इसको आमतौर पे प्रिंट होना नहीं चाहिए क्योंकि स्कोप से बाहर हम प्रिंट कर रहे हैं इसको ना, ये स्कोप में एक्सेसिबल होना चाहिए। लेकिन वेरिएंट टाइप इसको अलाउ कर देती है, तो इसकी जगह हम लेट यूज करेंगे तो अब ये इसको अलाउ नहीं करेगा। ये जो स्कोप है ना, जस्ट आप इफ यूज कर लें या जस्ट नॉर्मल हम फिलहाल स्कोप डिफाइन कर लेते हैं, दो ब्रैकेट से एक स्कोप डिफाइन होता है। इस स्कोप के अंदर जो वेरिएबल बनाएंगे वो इसी स्कोप के अंदर ही, इन दो ब्रैकेट्स के अंदर ही यूज हो सकता है। तो अब अगर हम बाहर इसको यूज करेंगे तो ये होपफुली एरर दे देगा। तो इसने एरर दे दिया, रेफरेंस एरर, एक्स इज नॉट डिफाइंड। तो इसी लाइन को उठा के अगर हम यहाँ पे ले जाएंगे तो अब ये एरर नहीं देगा। ठीक है, तो वेरिएंट टाइप और लेट में क्या फर्क हुआ? सबसे पहले तो ये कि जो ये लेट है ये अपने स्कोप से बाहर वेरिएबल एक्सेस नहीं करने देता। इसी तरह कॉन्स्ट है, बल्कि इसको ये पहले ये देख लें कि हाँ ठीक है, कॉन्स्ट जो है वो भी ऐसे ही बिहेव करेगा। कॉन्स्ट को बल्कि हम इसके बाद देखते हैं। लेट पे ही आ जाते हैं, दोबारा हम क्या करते हैं लेट में, लेट की बजाय, ठीक है, हम दोबारा वेरिएंट टाइप यूज करते हैं, वार वार, और इसको प्रिंट किया। देखें दो वेरिएबल्स बनाए हैं, दोनों सेम नेम के हैं। अब इसको अगर रन करें तो इसने एक्स 10 वैल्यू दे दी है दोनों की। जबकि देखिए ये हमने रीडिक्लेयर किया, यहाँ पे रीडिक्लेयर, ये रीडिक्लेरेशन अलाउड है वार के केस में। लेकिन इसको अगर मैं लेट कर दूं, इज नॉट अलाउड इन, ठीक है, अब ये एरर दे देगा, जो कि ये एरर दे भी रहा है। रन करेंगे तो ये रन नहीं होने देगा इसको। सो वार जो है, इशू ये था कि वो रीडिक्लेरेशन अलाउ करता था, लेट नहीं करता। लेकिन लेट क्योंकि वेरिएबल है तो वो असाइनमेंट अलाउ करता है, रीअसाइनमेंट इज अलाउड। ठीक है, 10 की बजाय इसको 20 कर दें। रन करेंगे तो अब ये 20 प्रिंट करेगा। अच्छा, इसी तरह कॉन्स्ट के केस में देख लें, कॉन्स्ट जो है उसको आप एक दफा वैल्यू देते हैं लेकिन उसको आप रीअसाइनमेंट इसमें अलाउड नहीं होती। ठीक है, अगर मैं एक्स इक्वल टू 20 लिखूंगा तो ये एरर दे देगा। इसी तरह कॉन्स्ट को अगर खाली छोड़ देंगे, कोई वैल्यू नहीं देते, तब भी एरर आएगा क्योंकि इसको वैल्यू चाहिए होती है। कब चाहिए होती है? जब इसको डिक्लेयर करते हैं उसी वक्त चाहिए होती है। ठीक है, तो ये चीज अभी हमने देखी कि रीडिक्लेरेशन वार में अलाउड होती है लेकिन लेट के केस में अलाउड नहीं होती। कांस्टेंट को हमने देखा कि कांस्टेंट को वैल्यू हम रीडिफाइन भी नहीं कर सकते, वैल्यू रीडिक्लेयर तो नहीं कर सकते, रीडिफाइन भी नहीं कर सकते। और ब्लॉक स्कोप की केस में कांस्टेंट भी वैसे ही बिहेव करेगा जैसे लेट बिहेव कर रहा था। वेरिएंट को तो हम ब्लॉक से बाहर एक्सेस कर सकते थे ना, लेकिन कॉन्स्ट को हम इस ब्लॉक से बाहर एक्सेस नहीं कर सकेंगे, एरर आ जाएगा यहाँ पे, एक्स नॉट डिफाइंड। ठीक है,
नेक्स्ट हमें देखना है कि अगर ऑब्जेक्ट हो हमारे पास, उसके केस में कॉन्स्ट कैसे बिहेव करेगा। सो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्टूडेंट इज इक्वल टू दिस, नेम, एज, ये दो चीजें हम एंटर कर लेते हैं। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट, इसको रन करते हैं तो ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट प्रिंट कर देगा। अब अगर मैं स्टूडेंट के यहाँ पे जो एज है उसको चेंज करके 21 करना चाहूँ तो ये अलाउ कर देता है। अच्छा, ये तो नॉर्मल स्टूडेंट है ना, भी हम इसको कांस्टेंट बना के देखेंगे तो देखिए इसने चेंज कर दिया। अगर मैं इसको कॉन्स्ट कर देता हूँ और अब रन करता हूँ तो अब भी ये उसकी जो डाटा डाटा मेंबर्स हैं, ये जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी वैल्यू चेंज करने के अलाउ कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट की ही वैल्यू इसकी बजाय एक नल ऑब्जेक्ट डाल दूं या एक नया स्टूडेंट ऐड कर दूं, यानी इसको रीअसाइन कर दूं, रीअसाइन, ठीक है, रीअसाइनमेंट अलाउड नहीं होती। अब जब मैं रन करूंगा तो ये एरर दे देगा। सिंपल सी चीज है, वेरिएबल के केस में रीअसाइनमेंट अलाउड होती है, कांस्टेंट के केस में नहीं होती। अच्छा, अब होस्टिंग क्या होती है। एक हमारे पास वेरिएबल है, इसका साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा करे हैं। ठीक है, इतना साइज ठीक है। इंट एज 20, और इससे पहले मैं कंसोल डॉट लॉग लिख के यहाँ पे एज प्रिंट करवा देता हूँ। तो एज को डिक्लेयर बाद, सॉरी इंट नहीं बार होगा, डिक्लेयर बाद में किया है, डिफाइन बाद में किया है और यूज पहले कर दिया। अब इसको रन करते हैं तो वेरिएंट के केस में ये अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये यहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट करेगा। इसका मतलब ये होता है, इसे हम कहते हैं होस्टिंग। होस्टिंग में बेसिकली होता क्या है, जो मैंने कोड ऊपर लिखा है ये ऐसे बिहेव करता है जैसे कंपाइलर या इंटरप्रेटर खुद ब खुद ये वार एज पहले उससे ऐड कर देता है, यानी डिक्लेयर कर देता है, इसको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली डिक्लेयर कर देता है। तो इसलिए इसकी वैल्यू वो अनडिफाइंड प्रिंट करता है इस जगह पे, यहाँ पे। इस चीज को हम बोलते हैं होस्टिंग, कि वो एरर नहीं देता, उसको अनडिफाइंड कर देता है। अच्छा, इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे var की जगह लेट करूंगा तो फिर इसको अलाउ नहीं करेगा, ये हमें अलाउ नहीं करेगा कि हम वेरिएबल बनाने से पहले उसको यूज करें। इसी तरह अगर ये कॉन्स्ट होता तो ये भी होस्टिंग अलाउ नहीं करता। सो कॉन्स्ट और लेट में होस्ट अलाउड नहीं होती। और क्यों अलाउड नहीं होती? बिकॉज ऑफ टेम्पोरल डेड जोन। टेम्पोरल डेड जोन बेसिकली ये एरिया होता है जहाँ पे बेसिकली, जहाँ से ये आप समझ लें, यहाँ से ये स्टार्ट होता है, जहाँ पे आपने इसको यूज किया, और जहाँ उसको डिक्लेयर किया वहां पे ये एंड होता है। ठीक है, सो इन सिंपल वर्ड्स, जो वेरिएबल आपने बनाया है, वेरिएंट के केस में वो उससे पहले उसको अगर आपने यूज कर लिया है, जैसे यहाँ पे यूज कर लिया, उससे पहले वो उसको ऑटोमेटिकली डिक्लेयर कर देता है, ऑटो डिक्लेरेशन कर देता है इस तरह से। लेकिन कॉन्स्ट और लेट के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आपने यहाँ पे लेट लिखा है तो ये चीज ऑटो डिक्लेरेशन नहीं होगी। सेम इज द केस विद फंक्शंस। अगर हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन, ये फंक्शन हमने बनाया और फंक्शन को डिक्लेयर बाद में किया, यूज पहले कर दिया। आप जब इसको रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें होस्टिंग परफॉर्म हो रही है। लेकिन अगर इसी को मैं कॉन्स्ट बना दूं, कॉन्स्ट हाई इज इक्वल टू फंक्शन, अब इसको रन करके देखते हैं, अब ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, अब ये एरर दे देगा। कांस्टेंट फंक्शन जब होता है तो उसमें होस्टिंग अलाउड नहीं है। अब इसको मैं अगर इसके बाद यूज कर लूं, यानी यहाँ पे कॉल करूं,
डिक्लेयर करने के बाद। तो अब ये इसको अलाउ कर देगा। अब इसने प्रिंट कर दिया। सो हमने देखा कि होस्टिंग फंक्शन के केस में अलाउड है नॉर्मल फंक्शंस में, लेकिन जब आप कांस्टेंट फंक्शन बनाते हैं तो अगेन वो होस्टिंग अलाउ नहीं करता ड्यू टू टेम्पोरल डेड जोन। सेकंड चीज है एरो फंक्शन। अभी जैसे हमने फंक्शन बनाया है, अब इस फंक्शन को अगर हम एरो फंक्शन बनाना चाहें तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसी फंक्शन को आपने पैरामीटर्स देखने हैं। लेट्स से हम इसमें एक पैरामीटर दे देते हैं नेम, और हेलो वर्ड की बजाय नेम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं प्लस नेम। तो यहाँ पे नीचे है हाय एलिस, इसको कॉल कर दिया। अब रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा, हेलो एलिस ये प्रिंट कर दिया। अब अगर इसको मैंने एरो फंक्शन है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट, ताकि इसको हम कमेंट कर सके। तो यहाँ फंक्शन का नाम हम लफ्ज़ हटा देंगे और यहाँ पे एरो डाल देंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ बेसिकली, यहाँ पे फंक्शन का नाम आ गया सबसे पहले, फंक्शन नेम, उसके बाद इक्वल टू डाल के उसके ब्रैकेट में पैरामीटर्स, और उसके बाद एरो डाल के फिर उसकी बॉडी आ गई। ये इसका सिंटेक्स होगा। अब इसको रन करते हैं। ये एरो फंक्शन है जो कि थोड़ा सा ईज के लिए उन्होंने बनाया है, इसको इजी करने के लिए। अच्छा, इसकी जो ब्रैकेट्स हैं ये भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो इसको और ज्यादा सिंपल कर दिया। देखिए एक लाइन में फंक्शन बन गया। अब इसको रन करते हैं तो ये इसको रन कर देगा। अब एरो फंक्शन की एक और एग्जांपल देखते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन ऐड एक्स वाई, जो रिटर्न कर रहा है एक्स और वाई रिटर्न करेगा। 1+2, इसको ऐड किया, रन किया तो उसने आंसर इसने दिया ही नहीं। ओह सॉरी, इसने आंसर दिया है, हमने इसको कहीं डिस्प्ले ही नहीं करवाया। सो कंसोल डॉट लॉग में अगर हम ये फंक्शन, या एक काम करते हैं, इसको एक वेरिएबल में ऐड कर देते हैं पहले, उसको प्रिंट करवा देंगे। तो जो इसका रिजल्ट है ना, उसको हम रिजल्ट के वेरिएबल में डाल देते हैं और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं तो 3 प्रिंट हो गया। इसी फंक्शन को अब हमने कन्वर्ट करना है एरो फंक्शन में। तो फंक्शन का नाम लिखा, इक्वल टू, फिर उसके पैरामीटर्स एक्स और वाई, फिर एरो डाल के एक्स प्लस वाई। बस जब आप इतना ही लिखेंगे ना, एक्स प्लस वाई, तो वो इन दोनों को ऐड करके और उसके रिजल्ट होगा वो रिटर्न कर देगा। अब इसको रन करते हैं तो देखिए इसने रिजल्ट दे दिया। कितना इजी हो गया ना काम, बहुत सिंपल वे से उसने इन दोनों को ऐड कर दिया। सो बेसिकली ये एरो फंक्शन थे। ये हमने ये एग्जांपल करके देख भी ली है, जो यहाँ पे नजर आ रही है सामने। मल्टीपल पैरामीटर्स, ये एग्जांपल भी देख ली है। विदाउट पैरामीटर्स भी हम बना सकते हैं। अच्छा, इसी में अगर मल्टीपल स्टेप्स होते तो फिर हम यहाँ पे ये ना करते डायरेक्टली। मल्टीपल लाइंस होती है ना, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाते। मल्टीपल लाइंस होती, जैसे कि लेट आर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और रिटर्न आर, इस तरह से अगर हम करना चाहते, जो कि हमें भी जरूरत नहीं है, लेकिन एज्यूम कर लेते हैं कि मल्टीपल लाइंस है फंक्शन में, तो फिर हम इस तरह से ब्रैकेट्स लगा देंगे। इसी तरह एरो फंक्शंस के जरिए अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, जैसे कि एक पर्सन है जिसका जस्ट नाम रिटर्न करना है, तो एरो फंक्शन कैसे बनाएंगे हम? गेट नेम का हमने नाम उसका फंक्शन का रख दिया, इसका पैरामीटर कोई भी नहीं है, और इसके अंदर हमने पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। तो ब्रैकेट्स इस तरह से, नेम कॉलन जॉन,
अच्छा, अब ये गलत तरीका है, अगर हम डायरेक्टली ऐसे करेंगे तो ये रिटर्न नहीं करेगा। फिलहाल हम इसको यूज कर लेते हैं इसके अंदर ही, गेट नेम, अनडिफाइंड इसने दे दिया। अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे ब्रैकेट डालनी है। सो अब ये जो है ना पूरा, ये जो यहाँ से यहाँ तक करली ब्रेसेस में, ये एक ऑब्जेक्ट कंसीडर होगा। ठीक है, उसने एक पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है। तो यहाँ स्लाइड में भी बताया जा रहा है कि आपने इसको रैप करना है पैरेंथेसिस में जब ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। देन इसमें एक कोड है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ट्रेडिशनल फंक्शन में दिस का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह कॉन्स्ट पर्सन है और इसमें से हाय, ये इसका फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन कॉल करके देख लेते हैं। इसका नाम अली है। से हाय का फंक्शन उसने बनाया है ऑब्जेक्ट के अंदर, कंसोल डॉट लॉग किया दिस डॉट नेम। अब यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, दिस डॉट नेम। दिस का मतलब है ये ऑब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है, यानी इस पर्सन की बात हो रही है। दिस से पर्सन आ जाएगा, डॉट नेम से इसका नेम आ जाएगा। तो उसने अली प्रिंट कर दिया। अगर इसी को हमने फंक्शन को एरो फंक्शन बनाया होता, तब ये क्या इसका बिहेवियर होता, ये अब हमने देखना है यहाँ पे। तो फंक्शन को एरो फंक्शन बना लेते हैं, यहाँ पे एरो ऐड किया। अब जब इसको रन करेंगे तो इसने अनडिफाइंड दिया है। इसका मतलब जो दिस है वो एरो फंक्शन की केस में करंट ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं करता, बल्कि ये इनहेरिट करता है सराउंडिंग के स्कोप से। इसकी भी हम आगे एग्जांपल होपफुली आ जाएगी, वो हम देख लेंगे। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल है, एक फंक्शन है आउटर के नाम से, उसके अंदर एक कॉन्स्ट एरो के नाम का एक फंक्शन है। अब इसमें जब ये कॉल हुआ, इसको हम कॉल कर लेते हैं यहाँ पे आउटर, इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रिंट करता है। तो जब इसको हमने आउटर का फंक्शन प्रिंट किया तो उसके अंदर एरो का फंक्शन प्रिंट हो रहा था, और एरो क्या प्रिंट कर रहा था, दिस। तो दिस से उसने क्या प्रिंट किया है, ये ग्लोबल। ग्लोबल मींस कि उसने इस केस में ना, अगर आप यहाँ पे देखें, द एरो फंक्शन यूजेस दिस ऑफ आउटर फंक्शन, यानी ये जो फंक्शन है ना आउटर, इसके ऑब्जेक्ट को उसने स्टोर कर लिया दिस में। सो बेसिकली जो इसमें फर्क ये था कि दिस जो है वो नॉर्मल फंक्शन में और एरो फंक्शन में सेम बिहेवियर उसका नहीं होता। एरो फंक्शन के केस में वो अपनी सराउंडिंग का जो स्कोप है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है दिस। और नॉर्मल जब किसी ऑब्जेक्ट में हम इसको यूज करते हैं, जैसे लास्ट एग्जांपल में किया, तो वो जो उसका ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर वो फंक्शन बना हुआ है वो उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नेक्स्ट चलते हैं। टेम्पलेट लिटरल क्या होता है, नॉर्मली हम ये करते हैं कि कोई वेरिएबल है नेम, जॉन, कंसोल डॉट लॉग में मैं लिखना चाहता हूँ हेलो, और साथ नाम लिखना चाहता हूँ। तो ये हम लिख सकते हैं नॉर्मल केसेस में। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी जगह ये साइन यूज करता हूँ और यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं डॉलर साइन, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स यूज कर सकूँ, वेरिएबल के नाम, या कोई कैलकुलेशन कर सकूँ इसके अंदर ही। तो इसको हम कहते हैं टेम्पलेट लिटरल। ये देखिए, हमने टेम्पलेट डिफाइन कर दिया है कि हेलो लिखा आएगा, फिर एक वेरिएबल आ जाएगा। जिस तरह आपको कस्टमाइज ईमेल्स आती हैं जिसमें ईमेल में आपका नाम होता है, ठीक है, कंपनी की तरफ से ऑटोमेटिकली ईमेल्स आती हैं, लेकिन उन्होंने टेम्पलेट डिफाइन किया होता है, टेम्पलेट लिटरल डिफाइन किया होता है। तो ये था टेम्पलेट लिटरल। इसके अंदर और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, 56 प्लस 98,
या इस तरह की कोई भी कैलकुलेशन आपने करनी है या मल्टीपल वेरिएबल्स यूज करने हैं, जैसे अपने नेम यहाँ पे था, अभी नेम की बजाय हम साथ एज या एरिया, तो ये लिख देते हैं इस्लामाबाद, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जॉन, फ्रॉम और एरिया। अब ये क्या दिखाएगा? हेलो जॉन फ्रॉम, और उसके बाद उसका एरिया दिखाएगा। नहीं सॉरी, एरर दे दिया, जॉन लिख दिया था हमने, वेरिएबल का नाम लिखना था। ठीक है, तो ये था थर्ड टॉपिक, टेम्पलेट लिटरल। देन डीस्ट्रक्चरिंग आ जाएगा। डीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है कि एक एरे है, उसको आप चाहते हैं कि वो मल्टीपल वेरिएबल्स को आप असाइन करना चाहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या होगी? आपने लिखा लेट ए आर आर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब आपने इसको वेरिएबल में ऐड करना है, तो आप लिखेंगे var या लेट लिखेंगे, लेट ए इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ 0। इसी तरह ही आप बाकी वेरिएबल्स बनाएंगे। तो अब आपने जब प्रिंट करना है इन सारे वेरिएबल्स को, आप इस तरह प्रिंट करेंगे। लेकिन इसका एक आसान तरीका भी है, अगर आप इसको डी स्ट्रक्चरिंग के थ्रू करें, तो वो ये होता है कि आप यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे, ए बी सी डी ई इज इक्वल टू ए आर आर। अब वो क्या करेगा, एरे में पहला आइटम उठा के ए को दे देगा, दूसरा आइटम की वैल्यू बी में दे ऐड कर देगा, तीसरे की सी को असाइन कर देगा, फोर्थ की डी को, और फिर ई को। तो डी स्ट्रक्चरिंग क्या करता है, एक एरे को ब्रेक कर देता है, उसके एलिमेंट्स अलग अलग असाइन कर देता है। देखिए अभी भी आउटपुट वही आई है, 1 से लेके 5 तक, ये सारे वेरिएबल हमने प्रिंट किए हैं। तो ये एक आसान तरीका है काम करने का। अगर बीच में से कोई नंबर मैंने स्किप करना होता, लेट्स से मेरे पास बी की वैल्यू मैंने नहीं देनी, तो मैंने ए सी और डी देना है, तो इसको मैं स्किप कर सकता हूँ बी को। जस्ट यहाँ पे एक सिंपल कॉमा डाल दें तो सेकंड नंबर स्किप हो जाएगा। अब ए सी डी ई में आएगा 1 3 4 5, सेकंड नंबर हमने स्किप करवा दिया है। अच्छा, इसी तरह अगर हमारे पास एक और इसमें 5 वेरिएबल हैं, लेकिन मैं एफ की वैल्यू दे देता हूँ बाई डिफॉल्ट 0, और मैं ई के बाद एफ भी प्रिंट करना चाह रहा हूँ। अब क्या होगा, अब वो अगर यानी पांचवे का छठा वेरिएबल होगा एरे में, तो वो छठा वेरिएबल दिखाएगा, नहीं होगा तो 0 दिखाएगा। जैसे इस केस में उसने 0 दिखा दिया ना, क्योंकि वेरिएबल नहीं था। अब मैंने वेरिएबल ऐड कर दिया जिसकी वैल्यू 8 है। अब जब मैं रन करूंगा तो वो 0 की बजाय 8 दिखाएगा। इसे हम कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। तो अगर एरे के अंदर छठा एलिमेंट होगा, सिक्स एलिमेंट होगा, तो वो एफ की वैल्यू वही दिखा देगा जो उसकी वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे 8 थी। नहीं होगा तो एफ की वैल्यू 0 दिखा देगा। इसको डिफॉल्ट वैल्यू कहते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू एंड पे रखते हैं। आप पहले आइटम को डिफॉल्ट वैल्यू आमतौर पर देख सकते हैं, इसमें मुझे नहीं पता इसमें अलाउ करता है कि नहीं, लेकिन हम देख देख लेते हैं। इसमें ये अलाउ कर रहे हैं, बट एनीवेज इसका यूज पे डिपेंड करता है ये। इसी तरह उसने एक और चीज यहाँ पे कही है कि इसमें स्वैपिंग बहुत आसान है। जिस तरह यहाँ ये हमने वेरिएबल्स को वैल्यूज दी थी, मेरे पास ए सी वैल्यूज है ना, अगर मैं चाहता हूँ कि ए और सी की वैल्यू जो है मैं स्वैप कर दूं, तो मैं लिखता हूँ ए सी सी ए। तो अब 1 और 3 की बजाय 3 1 वैल्यू हो जाएगी। ए की वैल्यू 1 थी, अब वो 3 हो जाएगी, सी की 3 थी, अब वो 1 हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आउटपुट में आप देख सकते हैं। तो इसमें ना वैल्यू स्वैप करना भी बड़ा आसान है। दो वेरिएबल्स की वैल्यूज आपस में स्वैप करनी है, तो आप इस टॉपिक के रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू कर सकते हैं। फिर होता है रेस्ट का ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है, मैं चाहता हूँ कि पहला एलिमेंट ए में स्टोर हो और बाकी सारे ऑब्जेक्ट आइटम जो है वो किसी और में, जिससे उसको मैं कहता हूँ रेस्ट भी बोल सकते हैं उसको, या इसको कह सकते हैं अदर्स, कुछ भी नाम दे दें, ये आपकी मर्जी है। अब हम प्रिंट करते हैं पहले ए को, और फिर प्रिंट करेंगे अदर्स, और इसको रन करके देखते हैं। तो पहला एलिमेंट ए में आ जाएगा, बाकी सारे अदर्स में एक एरे बन जाएगी अदर्स के नाम की, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। इसको बोलते हैं रेस्ट ऑपरेटर। ये 3 डॉट्स होते हैं ना, ये रेस्ट ऑपरेटर है।
अच्छा, इसी तरह जैसे हमने ये किया है, हम ऑब्जेक्ट की भी डीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की डीस्ट्रक्चरिंग क्या होगी कि अगर मैं लिखूं लेट नेम कॉमा एज इज इक्वल टू स्टूडेंट, तो अब क्या होगा, मैंने क्या किया है बेसिकली, इसमें हमने ये किया है कि स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में से नेम को उठाओ और इस नेम के वेरिएबल में डाल दो, एज को करो इसमें डाल दो। इन दोनों को प्रिंट करके देख लेते हैं। तो अली और 22 प्रिंट होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एक वेरिएबल, इसको एक अलग नाम दे दूं वेरिएबल को, जैसे यहाँ पे नेम है ना, नेम वो उसी नाम से है जहाँ जिस नाम से ये, मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम के नाम से वेरिएबल बनने, और स्टूडेंट एज, तो मैं कॉलन डाल के यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज, सॉरी कॉलन है या इक्वल टू है, एस टी डी नेम, एस टी डी, ओ सॉरी सेम नाम था। तो अब मुझे यहाँ पे एस टी डी नेम और मैं एज लिख सकता हूँ। ये हमने क्या किया है, हमने अलग नाम दे दिए हैं। अब जो वेरिएबल थे ना, जिसमें पहले तो नेम का मतलब था कि यहाँ पे भी नाम ही उठाओ और इसी नाम का वेरिएबल बना दो नेम के नाम का। अब हमने कहा है कि नेम पिक करो लेकिन उसको स्टोर करो एसटीडी नेम में, इस वेरिएबल में। तो बल्कि नाम हम चेंज कर सकते हैं। रीनेमिंग वेरिएबल ये टॉपिक था। डिफॉल्ट वैल्यू इसमें भी वैसे ही दे सकते हैं जैसे कि हम पहले देते आए हैं। अगर स्टूडेंट का नाम नहीं दिया हुआ तो अननोन लिखा हुआ आ जाए। तो अगर यहाँ पे स्टूडेंट का नाम होगा ही नहीं, तो अब बाय डिफॉल्ट अगर स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में नाम है ही नहीं तो वो अननोन दिखाएगा। इसी तरह ही इसमें भी वो काम हम कर सकते हैं कि पहला जो है वो ये हो, दूसरा जो है वो, इसको हम कह देते हैं अदर्स या रेस्ट कह दें। तो रेस्ट में क्या होगा, पहला जो वेरिएबल है जो स्टूडेंट का नाम है वो एसटीडी नेम में आ जाएगा। इसको भी निकाल दें सारे को, तो नेम आ जाएगा इसमें, नेम के वेरिएबल में, और रेस्ट में बाकी सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे स्टूडेंट के। तो ये देखिएगा, नेम अली आ गया पहले वेरिएबल में और एज और सिटी बाकी जो भी है वो रेस्ट में आ गया। अच्छा, इसी तरह फंक्शन के वेरिएबल में, फंक्शन में अगर हम पास कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, वहां भी हम डीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। जैसे पहले नॉर्मली ये था, प्रिंट स्टूडेंट का एक फंक्शन हमने बनाया और उसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सारी प्रिंट कर दी कंसोल डॉट लॉग लगा के। अगर इसी को हम डीस्ट्रक्चरिंग के जरिए करें, ऐसा सॉरी हमने इसको कॉल नहीं किया, प्रिंट स्टूडेंट स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट की डाटा यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे डीस्ट्रक्चरिंग अप्लाई करता तो यहाँ पे हम लिखते नेम एज सिटी, तो जब वहां से मैं स्टूडेंट पास करूंगा तो स्टूडेंट का नाम एज और सिटी ये तीनों वेरिएबल्स में आ जाएंगे। और इसको हम यहाँ पे नॉर्मल तरीके से जैसा वेरिएबल प्रिंट करते हैं ऐसा वैल्यूज प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तीनों प्रिंट हो गई यहाँ पे। अच्छा, ये भी हम कर सकते हैं कि हमें एज नहीं चाहिए तो हम सिर्फ नेम और सिटी ये करेंगे, तो वो स्टूडेंट में से जस्ट नाम और सिटी उठाएगा। रिस्ट्रक्चरिंग का ये फायदा है। डिफॉल्ट पैरामीटर भी हम दे सकते हैं कि अगर स्टूडेंट का नाम नहीं है तो अननोन लिखा हुआ आ जाए, सिटी कोई नहीं है तो बाय डिफॉल्ट इस्लामाबाद आ जाए। सिटी निकाल देते हैं, अब रन करते हैं, तो सिटी बाय डिफॉल्ट इस्लामाबाद आ गई। ये एक सैंपल है, ये देख लीजिएगा आप वीडियो को पॉज करके। वर्किंग विद एरेज एंड इन लूप्स, ये भी आप देख लीजिएगा।
ये एग्जांपल लूप वाली देख लेते हैं, मगर इसको आप, चले कर लेते हैं इसको। देखिए एक एरे बनाई है यूजर्स की, जिसमें दो यूजर हैं, अली अहमद, उनकी एजेस है। अब यूजर्स में अगर मुझे सिर्फ उनके नाम चाहिए, नाम और एज दोनों भी चाहिए हो सकते हैं। देखिए इसमें मुझे चाहिए क्या कि यूजर का जो ऑब्जेक्ट है ना, उसमें से नाम उठ के एक वेरिएबल में आ जाए, जिस वेरिएबल को आगे मैं उस पर वर्किंग कर सकूं। इसी तरह एज भी आ जाए एक वेरिएबल में, जिस वेरिएबल में मैं वर्किंग कर सकूं। इस काम के लिए हम डीस्ट्रक्चरिंग यूज करते हैं, कि पूरा यूजर का ऑब्जेक्ट जो है, वरना नॉर्मली हमें क्या करना पड़ता है, यूजर डॉट नेम ये लिखना पड़ता है। मैं चाह रहा हूँ मुझे ये ना लिखना पड़े, जस्ट यूजर का जो भी नाम है वो नाम के वेरिएबल में खुद ब खुद आ जाए, नेम के वेरिएबल में। सो यहाँ पे जब हम सिंपली क्या करना है हमें, हम लेट लिखते हैं, लेट नेम कॉमा एज। अगर हमें सिर्फ नेम चाहिए, नेम ऑफ स्टूडेंट, सॉरी यूजर्स, तब उसका जस्ट नाम आ जाएंगे। यानी हर यूजर का नाम उठ के नाम नेम के वेरिएबल में आ जाएगा, और वहां से हम लूप लगा के उन नेम्स को प्रिंट कर देंगे। इसी तरह अगर साथ एज भी चाहिए होती तो हम यहाँ पे एज लिख देते, और यहाँ पे प्लस कर इज एज ईयर्स ओल्ड, ये कंप्लीट स्ट्रिंग बना दी हमने। सो अली इज 22 ईयर्स ओल्ड, अहमद इज 25 ईयर्स ओल्ड। सो यानी फॉर लूप के अंदर भी हम डीस्ट्रक्चरिंग यूज कर सकते हैं। डीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है कि एक एरे की जो वैल्यूज है, या एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज जो है, वो अलग वेरिएबल्स में हम उसको स्टोर कर दें, अलग अलग वेरिएबल्स में। ये भी एग्जांपल है, उसी तरह ही है जिस तरह अभी हमने की है। नेक्स्ट टॉपिक है स्प्रेड एंड रेस्ट। तो इसका पर्पस क्या होता है, कॉपी एंड मर्ज एरे ऑब्जेक्ट। सो स्प्रेड और रेस्ट ये दो ऑपरेटर्स हैं, जो तीन डॉट्स इसके लिए हम यूज करते हैं। इनको बस यूज करने का तरीका डिफरेंट है। किसी जगह पे ये स्प्रेड के तौर पे यूज होगा, कहीं पे रेस्ट के तौर पे। सो स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, एक्सपेंड करता है एलिमेंट्स ऑफ एरे ऑब्जेक्ट या स्ट्रिंग इनटू इंडिविजुअल एलिमेंट्स, जैसे अभी हमने किया। इसको हम अनपैकिंग कह सकते हैं, जैसे हम अनपैक कर रहे हैं किसी चीज को। इसकी एग्जांपल क्या होगी, जैसे नॉर्मल एरेज में हम क्या करते हैं, नॉर्मल एक एरे की बात कर लेते हैं। ये एक एरे है, इसमें क्या होता है, जो एरे टू ARR2 है ना, ARR1 और ARR2, इन दोनों को हम प्रिंट करके देखेंगे। ARR2 इन दोनों को हमने प्रिंट किया। अब जब इसको रन करेंगे तो ये दोनों एरे सेम होंगी, दोनों में 1 2 3 होगा। अगर मैं एरे 1 में या एरे 2 में, ARR2, इसमें पुश कर देता हूँ 4 वैल्यू, तो अब किस में वैल्यू चेंज होनी चाहिए, जस्ट एक में होनी चाहिए, ARR2 में, 1 में नहीं होनी चाहिए। जब रन करेंगे इसको, तो देखिए दोनों में वैल्यू चेंज होगी। इसका मतलब ये है कि जब हम एरे को कॉपी करते हैं एक एरे को दूसरे में, तो एरे के एलिमेंट्स कॉपी नहीं होते, जस्ट रेफरेंस कॉपी होता है। यानी मेमोरी में 1 2 3 ये जो एरे है ना, एरे 1 यही पड़ी हुई है, बस एरे 1 जो है उसको एक और नाम मिल गया, ARR2। तो आप एरे 2 में कुछ एरे या 1 में ऐड करें, असल में ऐड इसी मेमोरी में हो रहा होगा जहाँ पे ये एरे बनी हुई है। सो अगर हम चाहते हैं कि एरे कॉपी हो जाए, रेफरेंस कॉपी ना हो, पूरी अरे कॉपी हो, तो उसका तरीका ये है कि हम यहाँ पे स्प्रेड वाला ऑपरेटर यूज करेंगे, 3 दफा डॉट डाल के, ARR1। ठीक है। अच्छा, अब हमने जब पुश किया, ARR2 में कुछ पुश किया, तो उससे ARR1 को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रन करके देखते हैं, अब अलग कॉपी बन जाएगी एरे की। ठीक है, देखें यहाँ पे एरे 1 में 3 एलिमेंट्स है, एरे 2 में 4।
तो इसकी एक और एग्जांपल यहाँ पे दी गई है कि दो एरेज हैं और उनको अपने मर्ज करना है, तो वो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम एरेज बना लेते हैं, 1 2 3 था और यहाँ पे हम कर देते हैं 4 5 6। दो एरेज हैं, इसको तीसरी एक एरे में ऐड करना है, मर्ज्ड। इस तरह से हम इसको मर्ज करेंगे और मर्ज को प्रिंट कर लेते हैं। ये क्या करेगा, ARR1 तीन डॉट्स के साथ इसके तीनों एलिमेंट्स को एक्सपेंड करके खोल के यहाँ पे आप समझें कि ये रिटर्न कर देगा, यहीं पे प्लेस कर देगा, 1 2 3 यहाँ पे डाल देगा। और ये जो दूसरा हमने लिखा है ये 4 5 6 को यहाँ पे ऐड कर देगा। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ये मर्ज्ड एरे आ जाएगी। इसी तरह एक और इसमें एग्जांपल दिखाई है हमें कि एक और एग्जांपल क्या थी कि आपने यहाँ पे कुछ इससे पहले भी डालना है 0 और इसके बाद लेट से हम ऐड कर देते हैं 9। अब जब रन करेंगे तो शुरू में उसने 0 डाल दिया, एंड फिर 9 ऐड कर दिया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि एरे को कॉपी करते हुए उसमें अपनी तरफ से और नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं। स्प्रेड को हम ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस स्लाइड में दिखाया जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट का, उसकी कॉपी बनानी है आपने, तो आप कॉपी के नाम से वेरिएबल बना लें और उसमें इक्वल कर दें 3 दफा डॉट और स्टूडेंट। तो पूरा स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक कॉपी बन जाएगी कॉपी के वेरिएबल में। अच्छा, और अगर आपने मर्ज करना है दो डेटा को, ये बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको मर्ज करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है। सो पहला ऑब्जेक्ट था जिसमें नेम था अली, दूसरा ऑब्जेक्ट था जिसमें डिग्री थी BScs। अब एक ही बंदे का दो ये डेटा इंफॉर्मेशन है इसकी, या दो डेटा के एंटिटीज हैं, इन दोनों को हमने मर्ज करना है एक ऑब्जेक्ट में। तो लेट प्रोफाइल इज इक्वल टू 3 दफा डॉट पर्सनल, इससे पर्सनल इंफॉर्मेशन जो उसकी है नेम, वो सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा, और फिर एकेडमिक्स में उसकी डिग्री वो साथ आ जाएगी। तो ये दोनों डाटा मिलके ना उसको हमने मर्ज कर दिया है स्प्रेड के ऑपरेटर को यूज करते हुए। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज ओवरलैप कर रही होती, जैसे यहाँ पे डिग्री होती और यहाँ पे उसका नाम होता BSSE लेट्स से, तो अब वो कौन सी डिग्री को यूज करता, दोनों को हम मर्ज कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो जो बाद में आई है वो उसको यूज करता, DSCS। ठीक है, तो बाद वाले की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। यही यहाँ पे यही दिखाया गया है। इसी तरह आप देखें, एक बड़ी सी एग्जांपल इसकी आ गई है कि स्प्रेड को आपने यूज करना है फंक्शन कॉल में। एक फंक्शन है जिसमें A B और C, यहाँ पे आपको सही समझ आएगा, तीन वैल्यूज देनी है मैंने इसको। और फंक्शन को कैसे हम कॉल करते हैं, सम लिखेंगे और यहाँ पे 1 2 3, इस तरह से हम देंगे वैल्यूज, और जो भी आंसर आएगा उसको मैं console.log में के थ्रू डिस्प्ले करवा देता हूँ। रन किया तो वो आंसर दे देगा 6। इसी तरह 10 20 30 होता तो वो 60 दे देता। अच्छा, अगर मेरे पास एरे होती और उस एरे को मैं चाह रहा हूँ कि उसकी सारी वैल्यूज जो है एक एक करके उस फंक्शन में चली जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, सिंपल सम लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, 3 दफा डॉट और फिर नंबर्स, इससे हम ये फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो एरे के केस में क्या करेंगे, सम 3 दफा डॉट और नंबर्स। सम क्या है, फंक्शन का नाम है, 3 दफा डॉट्स और नंबर्स लिखने से वो इस पूरी एरे को स्प्रेड कर देगा, जैसे पहले किया था ना, सम 10 20 30, ये ऐसे कर देगा इस एरे को, उसको स्प्रेड कर देगा। ठीक है। अच्छा, इसको हम console.log में डाल के उसका रिजल्ट प्रिंट करा सकते हैं। तो आउटपुट 60 आनी चाहिए, 60 आ गई।
अच्छा, सेकंड होता है रेस्ट। तो स्प्रेड ने क्या किया था, वैल्यूज को फैला दिया था, जिस तरह अभी इस एग्जांपल में हमने देखा है कि हमें पूरी एरे थी नंबर्स के नाम की, लेकिन हमें पैरामीटर्स चाहिए थे ए कॉमा बी कॉमा सी, तीन अलग वेरिएबल्स में वैल्यूज चाहिए थी। तो हमने यहाँ पे स्प्रेड का ऑपरेटर यूज किया, तो वो पूरी एरे को एक्सपेंड कर देता है, यानी अलग अलग वेरिएबल्स में ऐड करके या अलग अलग करके फिर भेजता है आगे। रेस्ट क्या करता है, रेस्ट इनको पैक करता है वैल्यूज को। रेस्ट कलेक्ट मल्टीपल एलिमेंट्स इनटू सिंगल एरे, यानी ये मल्टीपल एलिमेंट्स लेगा और एक एरे बना देगा। ये आमतौर पे फंक्शन पैरामीटर्स में यूज होता है। जैसे यहाँ पे देखें ना, फंक्शन का नाम ये था सम। तो अगर हम इस तरह से चाहते हैं कि हमारे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम हम सम की बजाय ऐड रख लेते हैं, फंक्शन ऐड, उसमें बेसिकली एक पूरी एरे है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर्स, एनएमएस। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, नंबर से पहले तीन डॉट्स डाले हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर्स आपको यूजर देगा, अलग अलग देगा नंबर, लेकिन उसको आप एक एरे में ऐड कर दें, एक एरे बना दें। ठीक है। और अब इस पूरी एरे को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ लूप लगा के। तो ये मैंने इसको इस तरह इसको प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, पूरी एरे को हमने प्रिंट किया है। तो अब हम ऐड में हम वैल्यूज ऐसे दे सकते हैं, 10, 20, 30। तो देखिए हम वैल्यूज अलग अलग दे रहे हैं, लेकिन वो वैल्यूज जाके यहाँ पे एक एरे में पैक हो जाती हैं। तो अब इसको रन करते हैं। तो स्प्रेड और रेस्ट में क्या फर्क था, स्प्रेड क्या करता है, एरे की वैल्यूज को स्प्रेड कर देता है और यानी अनपैक कर देता है। रेस्ट क्या करता है, उसको पैक कर देता है। सिर्फ इनके यूजेज का फर्क है। ऊपर एग्जांपल में देखें, हमने वैल्यूज दी थी, पूरी एरे थी, उसको हमने स्प्रेड करके वैल्यूज दी थी, तो वो यहाँ पे एरे फंक्शन के अंदर जाके वो अलग अलग वेरिएबल्स में वैल्यूज चली गई थी स्प्रेड की वजह से। लेकिन जब यही हमने तीन डॉट्स ऊपर यूज किए पैरामीटर में, तो अब ये रेस्ट के तौर पे यूज हो रहा है। रेस्ट का मतलब ये होता है कि नीचे से जहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किए अलग अलग वैल्यूज देंगे, वो यहाँ पे जाके उन सारी वैल्यूज को नंबर्स की एक एरे में, नम्स एरे में स्टोर कर देगा। बस ये चीज हम देख चुके हैं पहले। कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपने देख लेनी है। लास्ट हमारा टॉपिक है मॉड्यूल्स का। सो मॉड्यूल्स का क्या काम होता है कि हम कोई भी चीज जो रीयूज करना चाहते हैं उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके जरिए हम ऑर्गेनाइज्ड, मेंटेनेबल और रीयूजेबल कोड बना सकते हैं। सो इसमें दो कीवर्ड्स हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। इसके जरिए हम ये काम कर सकते हैं। हमें मॉड्यूल की जरूरत क्यों पड़ती है, मॉड्यूल्स के बगैर सारा कोड जो है एक ही फाइल में रहेगा, फाइल का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। ग्लोबल वेरिएबल्स के कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। मल्टीपल ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, जो एक फाइल के अंदर हमने किसी फंक्शन में नहीं है, बाहर ही बने हुए हैं। तो वो जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, वो दो डिफरेंट लाइब्रेरीज में या कहीं यूजर ने, हो सकता है कि एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया हो नेम के नाम का, और वही नाम का वेरिएबल किसी फंक्शन में कहीं और बना हो, उनमें कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। डिफिकल्ट टू स्केल मतलब इसका साइज बड़ा बड़ा करना, सॉफ्टवेयर को एक्सपेंड मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम मॉड्यूल्स यूज करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे दो फाइल्स हैं, math.js और app.js। इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं ताकि कोड शेयर कर दें हम, और इंपोर्ट करते हैं ताकि किसी का कोड हम यूज कर सकें। जैसे मैथ की क्लास किसी ने बना के रख दी, आप उसको इंपोर्ट करें अपने पास और आप यूज करें। इसी तरह साउंड की क्लास किसी ने बना दी, आपने पियानो का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप साउंड की क्लास यूज करें, इंपोर्ट करें और उसको यूज करेंगे।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा जिसमें हमने देखना था कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे हम करते हैं। तो हमने एक फाइल मैंने यहाँ पे बनाई है एक्सपो मैथ डॉट जेएस की, जिसमें हम एक कांस्टेंट बना देते हैं पाई इज इक्वल टू 3.14। इस वैल्यू को हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसको हम साथ एक्सपोर्ट लिख देंगे। इसको सेव करते हैं। इस फाइल में आके हम लिखेंगे इंपोर्ट। क्या इंपोर्ट करना है? पाई फ्रॉम, हाँ, फ्रॉम के बाद आपने सिंगल कोट्स में डॉट और स्लैश ये डाल के, ये मस्त है, ये लाजमी लिखना है। और मैथ डॉट जेएस, ये दोनों एक ही फोल्डर में पड़ी हुई हैं, ये दोनों फाइल्स। ठीक है, ये एक ही फोल्डर में पड़ी हैं। तो इस तरह से आप इसको ऐड कर लेंगे। अब ऐड करने के बाद इस फाइल में लेक्चर वन में इसको आप कंसोल डॉट लॉग में आप यूज कर सकते हैं पाई को। अगर हमने, एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें वो कह रहा है कि डिफॉल्ट कोई एक्सपोर्ट इसने नहीं दिया हुआ, तो एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए किसी फाइल में ना, एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट शायद मस्ट है। डिफॉल्ट कर देते हैं इसको हम, या डिफॉल्ट में शायद वेरिएबल फंक्शन होगा जस्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। इसको चेक करते हैं। चलिए, अब एरर नहीं आया। इसको हमने डिफॉल्ट एक एक्सपोर्ट डिफाइन कर दिया है। एक मॉड्यूल में सिर्फ एक जो है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट अलाउड होता है। इसको हम ऐसे अच्छा, अगर हम इसको डिफॉल्ट ना बनाते तो हम कैसे इसको एक्सपोर्ट कर सकते थे, इंपोर्ट कर सकते थे? तो शायद हमें यहाँ पे ब्रैकेट लगानी पड़ती। ठीक है, तो ये इंपोर्ट हो गया। देखिए, डिफॉल्ट बनाने का फायदा क्या होता है कि आपको, अगर आप डिफॉल्ट बना देते हैं ना किसी भी चीज को जो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जैसे मैथ में हमने एक्सपोर्ट किया पाई को और उसको डिफॉल्ट बना दिया, तो उसके साथ ब्रैकेट नहीं लगानी पड़ती, बस ये एक आसानी मिल जाए। इसी तरह इसमें और भी वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे कि कोई फंक्शन बना सकते हैं हम। एक्सपोर्ट फंक्शन ऐड ए कॉमा बी टर्न ए प्लस बी। अच्छा, अब अगर हमें यहाँ पे इसको भी इंपोर्ट करना है, तो ब्रैकेट्स लगा के ऐड, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब कंसोल डॉट लॉग में हम इस ऐड के फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। अगर हमने इंपोर्ट ना किया होता तो पाई और ऐड यहाँ पे हम यूज ना कर सकते। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट, किसी भी फाइल में आप किसी फंक्शन या किसी वेरिएबल के नाम के साथ एक्सपोर्ट लिखें तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, और अगले पेज पे जाके आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। पाए क्योंकि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हमने डाला है तो इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं। जो ऐड है वो डिफॉल्ट नहीं है तो वो यहाँ पे एरर दे सकता है, इसके साथ में ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी। ये डिफॉल्ट नहीं है ना, तो इसके साथ यहाँ पे ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी। तो ये टॉपिक था नेम्ड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे करना है। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, नेम्ड प्लस डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप अगर डिफॉल्ट वाला है ना उसके साथ ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, बाकियों को आप कॉमा डाल के, जो उसके अलावा है उनको आप इस तरह से एक लाइन में ऐड कर सकते हैं।
अच्छा, अगर सारा कुछ इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, जो उस फाइल में जो कुछ भी है, जो कुछ भी है मैंने मैथ्स में यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट करवाया है, वो सारा यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट के बाद स्टैटिक एज मैथ्स ये कर देते हैं इसमें। अब वो क्या है, अब वो कह रहा है कि आपको जो आपने एज के बाद लिखा है ना नाम, तो उसको मैथ्स डॉट पाए, यानी उस वो नाम साथ लिखना पड़ेगा और डॉट लगाना पड़ेगा इसके मेम को यूज करने के जो उसने एक्सपोर्ट किए हुए हैं। सो इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि सारा का सारा कुछ इंपोर्ट करें। स्टैटिक का मतलब होता है एवरीथिंग, जो कुछ भी मैथ्स की फाइल में आपने एक्सपोर्ट किया ना वो सब का सब यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, लेकिन उसको नाम दे दिया मैथ्स का। उसको एक नाम देना पड़ता है कोई, और फिर उस नाम के साथ इन चीज़ों को हम एक्सेस करते हैं, उन वेरिएबल्स को या फंक्शंस को। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, आज का लेक्चर। इसके अलावा कुछ एक दो स्लाइड्स हैं वो तो आप देख लीजिएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि बेसिकली ES6 ECMA स्क्रिप्ट 6 वर्जन 6 में जो कुछ नई चीज़ें ऐड हुई थी। बेसिक जावास्क्रिप्ट आपको आती है, उसको एक दफ़ा आप रिवाइज भी कर लीजिएगा। ये चीज़ आपको आपके जो है ना यूज़ में आएगी जब आप आगे रिएक्ट में काम करेंगे, नोड जेएस में काम करेंगे, एंगुलर जेएस में काम करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ होंगे।